हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना रिलेशंस पार्ट 2। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं तो इससे पहले आप रिलेशन का पार्ट 1 देख लीजिएगा, लेकिन फिर मैं रिकैप कर देता हूँ। तो हमें क्या होता है, जब भी रिलेशन फाइंड करना होता है तो उससे पहले हमें दो इंपॉर्टेंट टूल्स चाहिए होते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर और सेकेंड रहता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, जब हम किसी दो सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, उसको स्पेसिफिक ऑर्डर में लिख देते हैं और उसको सेपरेट कर देते हैं कॉमा से और पैरेंथेसिस में एनक्लोज कर देते हैं। ये वाली बात जो है मैंने पिछली वीडियो में बताई है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले वो वाला वीडियो ज़रूर देखिए, तब यहाँ पे आइएगा। फिर उन ऑर्डर्ड पेयर में हम क्या करते हैं, जब सारे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम निकालते हैं तो हमें ए कार्टेशियन बी मिल जाता है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। उसके बाद जब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें बी मिल जाता है तो उसमें बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। फिर उन्हीं में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर में जब हम एक रिलेशन डिफाइन कर देते हैं कि हमें ऐसा ऑर्डर्ड पेयर चाहिए जिसके में रिलेशन कुछ इस टाइप का हो, तो तब जाके हमारा रिलेशन आता है। और मैंने ये पहली बात यहाँ पे यही लिखी है कि जो रिलेशन होता है, क्या रिलेशन जो होता है वो होता है सबसेट। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये कल मैंने एक एग्जाम्पल भी करवाया था, जिसमें मैंने क्या किया था कि ए कार्टेशियन बी में एलिमेंट्स लिए थे मैंने, ठीक है, दो पेयर्स लिए थे और फिर एक रिलेशन डिफाइन किया था कि उसमें ए जो है बड़ा होना चाहिए बी से, वही वाला रिलेशन लिखो। तो वो वाला जब रिलेशन लिखा था तो उसमें सिर्फ एक पेयर आया, क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा था। तो जब हम रिलेशन डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या होता है, एक नया सेट आता है। रिलेशन दो सेट के बीच में होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट के बीच में होता है। लेकिन आता कैसे है, आता इस तरीके से है कि जब हम उस पर कोई एक रिकॉग्नाइजेबल लिंक लगा देते हैं, मतलब हम बोल देते हैं कि ये इससे इस तरीके से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ रिलेशन देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली लाइन क्या है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। ये वाला पॉइंट मैंने अपने पिछले क्लास में भी बताया था और यहाँ पर भी बता रहा हूँ कैसे हुआ था, ये भी मैंने बताया था आपको। अब इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट है, उस नेक्स्ट पॉइंट पर थोड़ा सा हम ज़्यादा डिटेल में ध्यान देंगे, ठीक है। इस वाले पॉइंट को मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पर इसको भी ऐसे करके मिटा देते हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है। ये है कि लिखा है, सपोज करो कि आर जो है ना एक रिलेशन है ए से बी में, ठीक है। तो आप क्या करो ना, इसके लिए हम ये वाला बना लेते हैं। ये आपको पता होगा सेट्स का ना विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी होता है, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। क्या होता है, सेट्स का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी होता है, तो हम इसको देखेंगे अभी। अब विजुअल रिप्रेजेंटेशन की तरफ से देखेंगे। तो इसमें हमने क्या बोला, सपोज आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो इसको लिखने का एक और तरीका होता है, आप ऐसे लिखिए कि आर इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे ऐसे किया 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8। इसमें इसका क्या मतलब हुआ, रिलेशन इज सच दैट। इसका क्या मतलब होता है, सच दैट। रिलेशन होगा, वो कैसा रिलेशन होगा, रिलेशन इज सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। मतलब रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, ए से बी। देखो इसमें ना जो रिलेशन होता है ना वो डायरेक्शनल होता है। जैसे अगर हम बोले कि आपका रिलेशन आपके घर में आपके पापा के साथ क्या है, तो आपका रिलेशन आपके पापा के साथ जो होगा वो डायरेक्शनल है। जब वो आपके पापा की तरफ से रिलेशन देखा जाएगा तो वो कहेंगे कि ये मेरा बेटा है, वो क्या कहेंगे कि ये मेरा बेटा है, और आप क्या कहोगे ये मेरे पापा है। तो इसी तरीके से जब ए से बी डिफाइन करेंगे तो वो एक अलग रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। और हम इसको बी से ए भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बी से ए भी डिफाइन कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो उसमें डायरेक्शन कैसी होगी, डायरेक्शन इस तरीके से होगी। तो अभी हम ए से बी की बात कर रहे हैं तो इसको मिटा देंगे। देखिए ए से बी में एक रिलेशन है, तो इसको बोलने का तरीका क्या होता है, रिलेशन इज सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में कोई रिलेशन है कि 1 जो है वो मैपिंग हो रहा है 5 के साथ, तो इसको फिर हम ऑर्डर्ड पेयर में कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा कि R जो है वो एक रिलेशन है फ्रॉम ए से बी, ठीक है, तो R जो होगा ना वो सेट होगा ऑर्डर्ड पेयर का। वो किस फॉर्म में होगा, ए कॉमा बी। अब देखिए यहां पर देखते हैं कैसे, यहां पे एग्जांपल देखते हैं। देखिए 1,5, ठीक है,
उसके बाद क्या होगा, सेट होगा। सेट होगा तो सेट, ये लीजिए सेट ऑर्डर पेयर का 1,5, उसके बाद 2,6, ठीक है। फिर क्या है 3,7, यहाँ पे क्या होगा 4,8, और ये हो गया सेट। सेट ऐसे ही होता है ना, करली ब्रेसेस ओपन करते हैं और उसके अंदर हम एलिमेंट्स लिखते हैं। तो ये रिलेशन क्या है, रिलेशन है, सेट है किसका, ऑर्डर्ड पेयर का। तो ऑर्डर्ड पेयर का सेट आ गया ना यहाँ पे आपके 1,5, देखिए a, b के फॉर्म में आया ना, a, b के फॉर्म में, ये a, b जनरलाइज फॉर्म है। तो a, b के फॉर्म में यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया, ठीक है, जिसमें पहला एलिमेंट जो है वो सेट ए से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करेगा। देखिए पहला जो एलिमेंट है यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए, ये दे दिए, ये सेट ए से बिलोंग कर रहा है कि नहीं, और दूसरा एलिमेंट सेट बी से बिलोंग कर रहा है कि नहीं। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, हम उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे हम करते हैं ए को ऐसे टेबुलर फॉर्म में, लेकिन मैंने विजुअल में करा है, इससे हमें इजी पड़ता है, ठीक है। अब ये बात तो आपको आ गई होगी समझ में। वो किस फॉर्म में रहता है, ए बिलोंग्स टू, स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट समझने वाली बात है, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसमें क्या बोला कि जो एवरी सच ऑर्डर्ड पेयर इज रिटन एज ए आर बी एंड रीड एज ए इज रिलेटेड टू बी बाय आर। देखिए वो जो है ना, सारे जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ना, जैसे जो भी ए कॉमा बी जो है, इसको ना लिखने का एक और तरीका होता है। एक तरीका तो ये वाला, इसको नोट कर लीजिए। एक तरीका तो ये, एक तरीका तो ये जो है, और इसको पढ़ेंगे कैसे, आर इज अ रिलेशन सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ए से भी डिफाइंड है, बी से भी हो सकता है, वो अलग रिलेशन हो जाएगा। तो जब बी से करेंगे तो 5,1 आ जाएगा, उसका तरीका अलग हो जाएगा, है ना। अब देखिए, एवरी सच ऑर्डर्ड पेयर इज रिटन एज ए आर बी। ये वाले पॉइंट जो है वो नोट करने वाली बात है, इस तरीके से लिखा जाएगा ए आर बी। अब इसका क्या मतलब है, एंड रीड एज ए इज रिलेटेड टू बी बाय आर। अच्छा, अब देखो यहां पे अगर हम बेसिकली देखें तो बेसिकली यहां पे क्या लिखा है, बेसिकली यहाँ पे बात ये है ना कि जब हम रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं ए से बी में, तो हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं वो किस तरीके के आ रहे हैं, 1,5, 2,6, 3,7 और 4,8। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो एलिमेंट ए है, ये क्या है, ये तो एलिमेंट है ना इस सेट के, जो एलिमेंट ए है वो बी से रिलेटेड है, ठीक है। और वो रिलेटेड किस तरीके से है, आर के तरीके से रिलेटेड है। ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू, इसको हम रीड कैसे करते हैं, अगर यहां पे कहीं पे ए आर बी लिखा होगा तो ए इज रिलेटेड टू बी। ए जो है वो रिलेटेड है बी से, किसके थ्रू, आर के वजह से, थ्रू रिलेशन जो कि हमने डिफाइन किया है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। सारे ऑर्डर्ड पेयर, देखिए सारे ऑर्डर्ड पेयर कैसे, एवरी सच ऑर्डर्ड पेयर, ये देखिए ये जो ए है वो भी बी से रिलेटेड है, किस तरीके से रिलेटेड है, इस रिलेशन की वजह से, है ना, इस रिलेशन की वजह से रिलेटेड है। फिर उसके बाद ये जो है, ये दोनों 2,6, ये भी रिलेशन की वजह से रिलेटेड है, ये भी रिलेशन की वजह से है, और ये भी रिलेशन की वजह से रिलेटेड है। तो कहीं पर भी ऐसा लिखा हो, जैसे अगर मान लो यहाँ पे हमें लिखना हो तो ये जनरल फॉर्म है ए आर बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है, 1R5, मतलब 1 इज रिलेटेड टू 5 बाय रिलेशन। इसके बाद 2 इज रिलेटेड टू 6, फिर एक लिख सकते हैं 3 इज रिलेटेड टू 7, और यहां पे एक लिख सकते हैं 4 इज रिलेटेड टू 8 बाय आर, मतलब 1 इज रिलेटेड टू 5 बाय रिलेशन, ठीक है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई कि सारे ऑर्डर्ड पेयर किस तरीके से रिलेटेड होते हैं, बाय रिलेशन, इस तरीके से रिलेटेड होते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, सारे ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के थ्रू रिलेटेड होते हैं। तो ये वाली बात भी क्लियर। हाँ, अब ये वाली बात देखते हैं। इसमें लिखा है कि आर जो होता है ना, हमारा आर रिलेशन जो होता है उसको हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। तो बाइनरी रिलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि
जो रिलेशन होता है ना वो दो लोगों के बीच में होता है, वैसे भी दो लोगों के बीच में होता है और मैथमेटिक्स में भी दो सेट्स के बीच में होता है, ठीक है। और कोई भी चीज दो होती है तो उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी। एक होती है सिंगल होती है तो यूनरी, ठीक है। एक होती है यूनरी और एक होती है बाइनरी। तो ये बाइनरी है क्योंकि ये दो चीजों के बीच में रिलेशन होता है, इसलिए रिलेशन को हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं, आर को बाइनरी रिलेशन कहते हैं। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज 2 to the power mn where number of elements in set A is equal to m and number of element in set B equal to n। अब ये क्या कहना चाहता है, ये मैं बताता हूं आपको। देखो ये क्या कहानी है, ये कहानी मैं बताता हूं। देखो ये है कि अगर एक सेकंड, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट है ना, बता ही देते हैं आपको थोड़ा अच्छे से। ठीक है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन, अगर एक सेट है ऐसा 1, 2, 3, एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, ठीक है। ये रहा आपका सेट ए और ये रहा आपका सेट बी। इसमें क्या है, इसमें है आतिफ और सुनिधि, ठीक है। दो नॉन एम्प्टी सेट लीजिए तो इसमें डिफरेंट रिलेशन कितने आएंगे, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन, मतलब अलग अलग कितने टाइप के रिलेशन बन सकते हैं। रिलेशन कैसे बनता है, हमें क्या निकालना होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो भी एक तरह का रिलेशन ही होता है। तो अगर इस तरीके के आपके पास दो सेट पड़े हैं तो उसमें रिलेशन कितने हो सकते हैं, 2 to the power mn। अब ये m और n क्या है, m जो है ना वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A है और n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B है। तो यहां पे बताओ आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, देखिए कैसे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A कितना है, m क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A। तो सेट A में एलिमेंट्स है 1, 2, 3 एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा, m की वैल्यू 3 हो जाएगी। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B वो कितने हैं, 1 और 2 है, तो n इक्वल टू 2, ठीक है। तो उसके बाद आप लिखेंगे यहां पे 2 to the power 3 multiplied by 2, that is 2 to the power 6, 3 to the 6, that is 64। ठीक है, तो ये हो सकता है, ये आपका आंसर आ जाएगा कि आप इसमें से 64 तरह के अलग रिलेशन निकाल सकते हो, मतलब अलग अलग तरह के 64 रिलेशन लिख सकते हो। जैसे कभी आप लिखोगे 1, आतिफ ही लिख दोगे, है ना, तो ये हो गया एक तरह का रिलेशन। कभी होगा 1, आतिफ, 1, सुनिधि लिख दिया, कभी वो भी लिख दिए। इस तरीके से आपके पास कितने रिलेशन आ जाएंगे, इस तरीके से आपके पास 1 मिनट 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 to the 2, 4, 2, 8, 2, 16, 2, 32, 2, 64, ठीक है, 64 रिलेशंस, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। अगर हमें निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2 to the power mn, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने थे एक कार्टेशियन बी में, तो पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अब आते हैं वो पार्ट जिससे सारे बच्चे घबराते हैं ज्यादातर। देखो यहां पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, ये क्या है पता है, ये एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है ना, जो उन्होंने बुक में एग्जाम्पल दे रखा है वो है। और मैंने वो इसलिए लिया है ताकि आपको जो है ये पॉइंट क्लियर हो जाए, क्योंकि जो एग्जाम होने वाला है वो बेसिकली सबको ही अपने जो मेन बुक मानते हैं वो एनसीईआरटी को ही मानते हैं, एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है। कोई भी अगर स्टेट बोर्ड का या सेंट्रल बोर्ड जो होता है ना, सेंट्रल बोर्ड का एग्जाम है ना, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम है इसलिए वो एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, लेट किया हमने एक सेट स्टूडेंट्स का क्लास 12 के, ठीक है, और दूसरा सेट जो है हमने लेट किया
जो कि है सेट बी, जो कि है क्लास 11th के स्टूडेंट। लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, ठीक है, मतलब क्लास 12 के कुछ स्टूडेंट है, ऐसे करके क्लास 12 के स्टूडेंट्स है, क्लास 12 के कुछ स्टूडेंट्स होंगे, ऐसे ऐसे करके एक हमने क्या किया, लेट कर लिया। या फिर इसको ऐसे करके कर लेते हैं, रुको, इस तरीके से, अच्छा इस तरीके से, देखिए अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ऐसे करके, ऐसे, है ना, ए से बी, अब आएगा आपको समझ में। देखिए तो यहाँ पे क्या है, ये 11th के स्टूडेंट, ये 12th के स्टूडेंट है, लेट ए बी द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, ओके, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, एज ऑफ ए इज ग्रेटर देन एज ऑफ बी, ठीक है। और ये है 11th के स्टूडेंट, ये कहाँ के स्टूडेंट है, 11th के। अब देखो ए सेट में 12th के स्टूडेंट है और बी सेट में 11th के स्टूडेंट है, तो यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है, तो उस बातों को थोड़ा इलस्ट्रेट करते हैं। क्या है वो बातें, वो 5 पॉइंट्स लिखे हैं, मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हैं, मैं 3 पॉइंट समझाता हूँ आपको, बाकी के आ जाएंगे। तो देखिए, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच दैट ए इज ब्रदर ऑफ बी। सिंपली बुक में कहा गया है कि अगर 2 सेट है हमारे पास, ठीक है, 12th क्लास के बच्चों का एक सेट है और एक 11th क्लास के बच्चों का है, तो उनमें क्या हो सकता है ना, कुछ रिलेशंस हो सकते हैं, ठीक है, उन बच्चों में, तो कुछ सम ऑफ द रिलेशंस कैन बी। तो किस तरह के रिलेशन हो सकते हैं कि सबसे पहला रिलेशन का एग्जांपल क्या दिया है कि एक हमारे पास सेट होगा, ठीक है, एक हमारे पास किस टाइप का सेट बन सकता है, एक हमारे पास किस टाइप का रिलेशन बन सकता है कि उसमें जो एलिमेंट ए हो, मतलब जो यहाँ पे 12th क्लास का जो बच्चा है वो ब्रदर हो सकता है 11th क्लास के बच्चे का। क्या हो सकता है, 12th क्लास का जो बच्चा हो 12th क्लास का जो बच्चा है वो 11th क्लास के बच्चे का ब्रदर हो सकता है। तो इसको लिखा कैसे है, ठीक है, इसको लिखा है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन बी, ठीक है। अब यहां पर जो ये ए कॉमा बी है ना, ए कॉमा बी यहां पर जो है ये इसमें से बिलोंग करेगा, ठीक है, क्योंकि जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में करते क्या है, जैसे यही करते हैं ना हम, ऐसे करके इसको रिलेट करवा देते हैं और इसको क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिख देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एक ऑर्डर पेयर बन जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि एक रिलेशन कैसा बनेगा, जो कि इट इज अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन बी सच दैट ए इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। एक रिलेशन ये हो गया। सेकंड रिलेशन किस टाइप से बनेगा, सेकंड रिलेशन बनेगा ए इज सिस्टर ऑफ बी, देखिए एक रिलेशन और कैसा बनेगा कि जो हमारे पास एलिमेंट्स ऑकर होंगे, मतलब उनके बीच में किस तरह का रिलेशन बन सकता है, ऑर्डर्ड पेयर के बीच में। ऑर्डर्ड पेयर मतलब यार वो जो 2 बच्चे हैं, यहां पर जो ऑर्डर्ड पेयर है वो क्या है, वो बच्चे हैं, उन 2 बच्चों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है कि वो जो दोनों बच्चे होंगे वो आएंगे कहां से, बिलोंग्स कहां से करेंगे, ए कार्टेशियन बी से, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से। मतलब जब हम ए क्रॉस बी करेंगे, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी करेंगे, तो उससे क्या है, उससे भी हमारा एक सेट आएगा। तो जो उससे हमारा एक सेट आएगा, उस सेट में से, ठीक है, उस सेट में से ये जो है ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेगा, ठीक है, सच दैट कि ए जो है वो सिस्टर हो किसकी, बी की। एक ये रिलेशन हो सकता है। उसके बाद क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन बी और किस तरीके से हो सकता है, सच दैट एज ऑफ ए इज ग्रेटर देन एज ऑफ बी। और भी कुछ हो सकता है कि जो आप ये कह सकते हो कि जो ए जो है वो जो है बी का जो है कजन ब्रदर है, कजन सिस्टर है, कुछ भी करके ऐसे करके बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं ना। यहाँ पे बहुत तरह के क्या हो सकते हैं, बहुत तरह के रिलेशंस हो सकते हैं। तो उसी को बता रखा है कि इन्होंने क्या किया, 2 सेट लिए हैं, ठीक है, और बता दिया है कि 2 सेट्स के बीच में क्लास 12 का और क्लास 11 के जो बच्चे हैं, कुछ सम ऑफ द स्पेसिफिक रिलेशन क्या हो सकते हैं कि हम क्या करेंगे, एक सेट लेंगे, ठीक है, उसको पेयर के फॉर्म में लेंगे, ठीक है, उसमें जो रिलेशन आएगा 2 स्टूडेंट्स के बीच में
वो जो दो स्टूडेंट्स होंगे वो बिलोंग करेंगे कहाँ से, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी सेट से, और इस तरीके से बिलोंग करेंगे कि ए जो है वो बी का ब्रदर है और या ए बी के सिस्टर है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी। तो ऐसे करके बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। और रिलेशन में मैं क्या कहूँ आपको, तो इस तरीके से इसको हमें डिफाइन करना होता है, ठीक है। और इसमें जो बात है, एक बात और होती है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। और इसको एक बार और पढ़ के बता देता हूं। इट इज अ सेट और इट इज अ रिलेशन कंटेनिंग द एलिमेंट ए एंड बी। इट इज अ, इसको क्या कहेंगे, इट इज अ रिलेशन कंटेनिंग एलिमेंट ए एंड बी विच दैट इज बिलोंग्स फ्रॉम ए कार्टेशियन बी सच दैट इज द ब्रदर ऑफ बी। इसका मतलब समझ गए कि एलिमेंट कैसे आएंगे, ए कॉमा बी के फॉर्म में आएंगे, जो कि बिलोंग करेंगे किससे, ए कार्टेशियन बी सेट से, ठीक है। किस तरीके से हो सकता है उसमें, सच दैट कि ए बी का ब्रदर हो, या फिर ए बी का सिस्टर हो, या फिर ए जो है ए की वो ग्रेटर देन क्या हो, बी से। बहुत तरह के रिलेशन हो सकते हैं ना, उनमें से कुछ रिलेशन यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। और एक लास्ट चीज अब बता देता हूँ, फिर ये वाला लेक्चर हम खत्म कर देंगे। एक होता है डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट। तो ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट कब होता है, जब हम फंक्शन पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बता देते हैं। देखो डोमेन क्या होता है ना, ये डोमेन होता है और यहाँ पे एक ये होता है कोडोमेन, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसको यहाँ पे ऐसे करवाया, 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 ठीक है। और यहाँ पे 11 और 12 छोड़ दिया, ठीक है। तो डोमेन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे रिलेशन इज सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। मान लो हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, कैसे, ए से बी में एक रिलेशन डिफाइन कर दिया। तो ये जो पहला वाला सेट होगा, ये जो पहला वाला सेट होगा, इसमें जो ये सारी चीजें होती है ना, ये सारे एलिमेंट्स, इसके कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, इमेज, प्री इमेज। ये सब क्या होती है, प्री इमेज। इसको क्या कहते हैं, प्री इमेज। और इसको हम क्या कहते हैं कि ये रिलेशन का डोमेन है। ये क्या है, रिलेशन का डोमेन है। और जो बी सेट होता है, जो बी सेट होता है, उसको हम क्या कहते हैं कि वो रिलेशन का क्या है, कोडोमेन है, कोडोमेन है। फिर एक टर्म रेंज की भी आती है। तो रेंज और कोडोमेन में फर्क क्या है, तो रेंज और कोडोमेन में फर्क इस बात का है कि जिसके साथ, मतलब रिलेशन जिसके लिए डिफाइन हो गया, मतलब ए के साथ जो बी का एलिमेंट मैप हो गया, ठीक है, तो वो तो आ गया आपका रेंज में। और जो मैप नहीं हो पाता है ना, वो रह जाता है कोडोमेन में। मतलब कोडोमेन जो है, जो भी हमारे पास सेट बी में एलिमेंट जितने अवेलेबल है, उसको हम क्या कहते हैं, कोडोमेन, जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल है। और जितने मैप हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, इन सभी को मिला के जिनकी मैपिंग हो जाती है, इसको हम कहते हैं इमेज भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम इमेज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 11th का पार्ट है, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा बता दिया क्योंकि ये आगे आपको काम आ सकता है, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास रेंज होता है ना, वो सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। रेंज सबसेट होगा ना कोडोमेन का, कोडोमेन का सेट इतना बड़ा, और रेंज छोटा भी हो सकता है और उसके इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गई अब रिलेशन की बात। और इसमें अगर कोई और बात बतानी हो आपको तो रिलेशन के लिए, ठीक है। तो अब रिलेशन के लिए आप इतना रिवाइज करो। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी टाइप्स ऑफ रिलेशन पे, और वो हमारा क्या होगा, लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद अब हम रिलेशन पे क्वेश्चंस करेंगे, तो हमें ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।